और 9th क्लास मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 4 में आज हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर तक पढ़ा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड लिक्विड और वाटर स्ट्रीम। ये हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन इजीली कंप्रेस्ड हो सकता है इसमें से, क्या वाटर इजीली कंप्रेस्ड हो सकता है या स्ट्रीम। ये तो लिक्विड स्टेट में है वाटर और ये गैस स्टेट में है, तो कौन ज्यादा इजीली कंप्रेस्ड होगा? स्ट्रीम, क्योंकि ये गैस स्टेट में है, गैस इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है। सेकेंड है फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें है, फिर उससे ज्यादा किसमें है, फिर सबसे ज्यादा किसमें है। तो सबसे अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक किसमें होगा? गैस में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस स्टेट में होती है? गैसीय स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट में और ये सॉल्ट होता है सॉलिड स्टेट में। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो किसमें होगा? सॉलिड में। फिर लिक्विड में, उससे कम किसमें होता है? लिक्विड में। और सबसे कम गैस में। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम होगा गैसीय स्टेट में, फिर इससे ज्यादा होगा लिक्विड में और फिर सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में। मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी? ये, देन सेकंड और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो किस पर होगा? सॉलिड पर। इसके बाद है आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच स्टेट हैज मैक्सिमम स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल। बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है सबसे ज्यादा स्पेस? गैस के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो डिफ्यूजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है गैस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। इसका भी आंसर क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? गैस। अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल के बीच में जो होती है। सॉलिड में क्या होता है? केवल वाइब्रेशन मोशन। तो इसका आंसर क्या है? सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नाइदर डिफाइनाइट शेप नॉर वॉल्यूम। ये किसकी डेफिनेशन भी है? ये गैस की डेफिनेशन है। गैस में क्या नहीं होता है? ना तो उसका शेप डिफाइन होता है और ना ही उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। और हम इसके अलावा हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। बताइए इजीली कंप्रेस्ड किसको किया जा सकता है? जिसके बीच में ज्यादा स्पेस होगा। तो इसके बीच में होता है गैस के बीच में। विच इज मोस्ट रिजिड, रिजिड मतलब कि जिसका डिफाइनाइट शेप भी और डिफाइनाइट वॉल्यूम भी हो। तो क्या होते हैं वो? सॉलिड। ये हम पढ़ चुके हैं। विच कैन बी फ्लो बट कैन नॉट फिल द वेसल कंप्लीटली। जो कि फ्लो कर सकता है लेकिन वेसल को पूरा फिल नहीं कर सकता। वेसल को कौन फिल कर सकती है? गैस। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जिसका जो फ्लो कर सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स ना हो, वॉल्यूम फिक्स हो पर वो फ्लो कर सकता है, वो क्या होगा? लिक्विड। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट चॉइस। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए दे रही हूँ। ये 3 क्वेश्चन को आप फिल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। तो लास्ट पार्ट में हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था कि स्टेट एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्टेबल होती है। जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, ये हमने पढ़ा था। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपको आइस लेना है। आइस आपको 100 to 150 ग्राम आपको आइस लेना है और ऐसा सेटअप बनाना है। मतलब बर्नर लेना है, बर्नर के ऊपर आपको एक बीकर रखना है, उसमें 150 ग्राम आपको अप्रॉक्स आइस लेनी है और एक थर्मामीटर लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इस बर्नर को जलाना है। जैसे ही ये बर्नर बर्न होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हीटिंग स्टार्ट हो गई। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आइस है तो आइस आपको पता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। पहले आपको बर्नर को ऑन करने के पहले इसका टेम्परेचर नोट कर लेना है। कितना? तो आपने देखा होगा कि वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है। ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं
तो बहुत जल्दी से ही मेल्ट हो जाता है। आइस आपको पता है, हाथ पर ही रखते हैं हम आइस तो मेल्ट हो जाता है। तो आपको सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है, तो वाटर यहाँ पर क्या, आइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ टाइम बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि अभी वो पूरा की पूरा आइस आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस का इसमें डिफरेंस रहेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर आपने कहाँ तक ले गया, थर्मामीटर में आपने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे तो तुरंत वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें से वेपर निकलने लगेगी। वाटर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, अभी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये हमको बताता है कि यहाँ से यहाँ जब आप गए, जब आप सॉलिड से लिक्विड में गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्ट हो गया हमारा आइस, मेल्टिंग बोलते हैं। या फिर इसका एक और नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और इसी की डेफिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, ये इसको आपने जितनी हीट दी ना उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। उसको मैं आगे और इलाबरेट करके आपको समझाती हूँ। पहले देखिए कि लिक्विड से किस, सॉलिड से किसमें गया, लिक्विड में। तो हमने इसको क्या बोला, या तो हम मेल्टिंग बोलते हैं, या तो हम फ्रीजिंग, सॉरी, या तो हम मेल्टिंग बोलते हैं, या तो हम फ्यूजन बोलते हैं। इसके बाद जब ये लिक्विड से किसमें जाता है, गैसीय स्टेट में। देखिए यहाँ पर वेपर बनने लगी है, किस स्टेट में गया, गैसियस स्टेट में गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, या तो हम बॉइलिंग बोलते हैं, या फिर हम इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग बोलते हैं या फिर हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको इस स्टेट से, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेचर आप दे रहे हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोलते हैं। उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है। कि आपने कभी कभी के लिखा हुआ भी पढ़ा होगा कि के क्या होता है। ऐसा भी देखा होगा कि स्मॉल टी लिखा हुआ होता है टेम्परेचर के लिए कहीं, और कहीं कैपिटल टी लिखा हुआ होता है। यदि आपने कभी पहले 6, 7, 8 में यदि साइंस की बुक को ध्यान से देखा होगा तो वहां ऐसा लिखा हुआ रहता है, और के भी लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है, या फिर आपने थर्मामीटर तो आपने देखा ही होगा, सभी ने घर में होता ही है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में आपने देखा है कि इसमें फ़ारेनहाइट में बताता है टेम्परेचर। वैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.9 होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको कि हम 37 बोलते हैं। आप डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को यदि आप फ़ारेनहाइट में लेंगे, इसी को यदि आप किसमें लेंगे, फ़ारेनहाइट में, तो वो जो टेम्परेचर बताता है थर्मामीटर में वो कितना बताता है, 96.7 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ये नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसके ऊपर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि पर्सन को क्या है, फीवर है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर गया है ना। तो ये दोनों क्या है, ये फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एक केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर की यूनिट है। इनको हम पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी चीज को मेजर करने की यूनिट होती है, जैसे कि आपको लेंथ को मेजर करना है तो आप मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। जैसे आपको वेट को मेजर करना है, मास को मेजर करना है तो आप ग्राम में, किलोग्राम में मेजर करते हैं। प्रेशर को करना है तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, पास्कल होती है, टॉर होती है, बार होती है। ये सब किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिट किसकी भी होती है, टेम्परेचर की भी। यदि आपको टेम्परेचर नोट करना है तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है। उसके लिए भी एक डिफाइनाइट क्या होती है, कुछ यूनिट्स होती है। तो ये 3 यूनिट्स होती हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट्स होती है। क्या क्या, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट होती है। केल्विन जो होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि आप इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती, इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 273.16। अप्रॉक्स इसको हम ले लेते हैं 273 भी ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स। तो इतनी इसकी वैल्यू होती है। आप देखिए कि यदि इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 100 और अबव जाती रहती है, और अबव 100 एंड अबव। और इसकी जो वैल्यू है 273 से स्टार्ट होती है। मीन्स इसका मतलब ये है
कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए केल्विन जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 273.16। आप यदि आपको इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वैल्यू में आप 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको यदि आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में यदि आपको कन्वर्ट करना है, तो आप प्लस कर दीजिए इसको 0। इसका जो फॉर्मूला ही है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताती हूँ। अच्छा चलिए, K इज इक्वल्स टू होता है 273.16 प्लस डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए 273 में यदि आपने 0 डिग्री सेल्सियस को पुट किया, तो केल्विन में कितना आ गया, 273 इतना आ जाएगा केल्विन में, 1.6 मैंने लिखा, तो 273 आ जाएगा ये केल्विन में। तो मतलब केल्विन, इसकी जो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, वही केल्विन के भी ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। मतलब डिग्री सेल्सियस में 0 की वैल्यू जो है वो केल्विन में क्या हो जाएगी, 273.16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आप क्या करिए, केल्विन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो आपने 273 और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है इसकी, 100, तो आपने यहाँ पर 100 को पुट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 37, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 373, ये केल्विन में ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई। आप यदि वैल्यू किसमें दी हो, यदि वैल्यू केल्विन में दी हो और आपको यदि उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपके पास है 473 केल्विन दिया हुआ है, आपके पास कितना दिया हुआ है, 473 केल्विन। ये इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। आप यही फॉर्मूला लीजिए, K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। आपने 273 लिखा प्लस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है। केल्विन में कितना दिया हुआ है, 473। अब 473 माइनस 273, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा ना, इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 केल्विन। ऐसे आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि फ़ारेनहाइट को यदि वैल्यू डिग्री सेल्सियस में और उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देख फ़ारेनहाइट which is equals to होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। तो यदि कोई वैल्यू आपके पास किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम पहला कन्वर्जन देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो भी आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर फ़ारेनहाइट विच इज इक्वल्स टू 9/5, यदि मैं डिग्री सेल्सियस मेरे पास सपोज जैसे दिया हुआ है, मेरे पास है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैंने यहाँ पर लिखा 30, ये डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप पुट करेंगे 30, प्लस मैंने यहाँ पर कर दिया 32। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो ये 9, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो ये 6 प्लस 32, तो ये 54 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 8। तो फ़ारेनहाइट में ये कितना आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा कितना 86 आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन हुआ किसका, कि आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना है। तो मैं आपको एक और कन्वर्जन करके बता सकती हूँ, या आप खुद एक कन्वर्जन करके देखिएगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, जो फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में उसका 96.7 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और इसमें कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में यदि आप लेंगे तो वो अप्रॉक्स 37 आता है। तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा, डिग्री सेल्सियस 37 लेंगे, उसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने आपको यदि कहा कि आपके पास वैल्यू जो है वो केल्विन में है और केल्विन से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, मतलब ये जो केल्विन है इससे आपको डायरेक्ट इसमें आना है। तो इससे डायरेक्ट इसमें आने के लिए आपको पहले इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, या आपके पास फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है और आपको बोल रहा है कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो पहले आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उसको, क्योंकि देखिए इसके फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस किसके फॉर्मूले में होता है, केल्विन के फॉर्मूले में। इसलिए आपको यदि केल्विन तक जाना है तो पहले आपको कहां तक जाना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे सपोज यदि आपके पास वैल्यू है, आपने लिया 373 आपने लिया केल्विन, ठीक है, ये वैल्यू आपने लिया, ये वैल्यू है आपके पास। अब आपको फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसको केल्विन से किस में ले आएंगे, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हम ले आते हैं, तो केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 373, माइनस इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा 273, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है। कितना डिग्री सेल्सियस हुआ है, ये 100 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आया है, ठीक है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस को क्या आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। तो F विच इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, ये यहाँ से कट जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 450 प्लस 32, तो आपका फ़ारेनहाइट में आंसर हो जाएगा 428 फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर होगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये कि डिग्री सेल्सियस में आप यहाँ पर नॉट लगाते हैं, फ़ारेनहाइट में आप नॉट लगाते हैं, लेकिन केल्विन में आप कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। उसको सिर्फ आपको क्या लिखना है, के लिखना है। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब क्या है, केल्विन में कितना है, 273.16 केल्विन, या बस आप इतना 273 केल्विन ध्यान रखिए, ठीक है। नॉट किस में नहीं लगाना है, नॉट केल्विन, के में आपको बिल्कुल भी नॉट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये वर्ड तो आपने अभी देख लिया कि मेल्टिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है, और जब लिक्विड से गैस में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो बॉइल हो रहा है। लेकिन ये है क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे इसमें जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो किस टेम्परेचर पर जा रहा है। इसलिए तो हमने थर्मामीटर लगाया था कि एग्जैक्ट जिस टेम्परेचर पर, पहली बार जिस टेम्परेचर पर, जैसे ये बीकर है और ये आइस था, इस आइस पर आपने यहाँ थर्मामीटर लगाया था और आप हीट कर रहे थे। तो जैसे ही जिस भी टेम्परेचर पर वो पहली बार लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को आपको नोट कर लेना है। वैसे तो वो 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 1 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्री सेल्सियस तक वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम क्या 2 डिग्री सेल्सियस को, क्या 10 डिग्री सेल्सियस को, क्या 25 डिग्री सेल्सियस को, आपने देखा ही है, क्या 35 डिग्री सेल्सियस को, गर्मी के दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है। तो क्या इन सारे टेम्परेचर को क्या हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे क्या, नहीं, वो सारे टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाइए। आइस को आप मेल्ट कर रहे हैं या किसी भी मैटर को, सॉलिड मैटर को आप मेल्ट कर रहे हैं, तो आप उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाइए। जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो गए, बस वही टेम्परेचर उसका क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद अब आपको उसको गैसीय स्टेट में ले जाना है। तो सपोज यदि यहां से ये 1 डिग्री सेल्सियस है, यहां से यदि आपको इसको, ये आइस है, आइस से ये लिक्विड में आ गया 1 डिग्री सेल्सियस, अब 1 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लिक्विड है, इतने सारे टेम्परेचर पर ये लिक्विड है, 99 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड ही है। उसके बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद फिर वो 200 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस,
1000 डिग्री सेल्सियस सारे टेम्परेचर पर वो गैसीय स्टेट में भी होगा। तो क्या आप इस सारे टेम्परेचर को गैसीय स्टेट बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पहला वो टेम्परेचर जिस पर वो किसमें लिक्विड से गैस में गया था, उसी को आप क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एट विच टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड एट नॉर्मल प्रेशर, मतलब कि प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल। जितना अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये मेंशन क्यों किया हुआ है कि एट 1 atm और नॉर्मल प्रेशर, इसलिए मेजर किया हुआ है क्योंकि देखिए यदि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में दो फैक्टर बताए थे। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में दो फैक्टर बताए थे, उसमें से मैंने सिर्फ टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया था, अभी प्रेशर को एक्सप्लेन नहीं किया था। प्रेशर को हम बाद में देखेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। तो वहां पर हमने देखा था कि दो फैक्टर काम करते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, यदि आपको सॉलिड से लिक्विड में आना है, लिक्विड से गैस में आना है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मैंने 1 atm प्रेशर पर किया, यदि किसी ने तो मेरा आइस मेल्ट हो गया 1 डिग्री सेल्सियस पर। किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो उसने 5 atm प्रेशर रखा या 10 atm प्रेशर रखा, तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो इसीलिए प्रेशर को हमेशा जब भी आपको क्या काउंट करना हो, मेल्टिंग पॉइंट को निकालना हो या बॉइलिंग पॉइंट को निकालना हो, तो लेबोरेटरी में, क्योंकि सभी के एक्सपेरिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम किसको कांस्टेंट रखते हैं? हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं कि नॉर्मल प्रेशर पर ही बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को निकाला जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, पर शर्त क्या है कि प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। अगली हम टर्म देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? देखिए जैसे कोई एक सॉलिड है और इस सॉलिड को यदि लिक्विड में आप ले जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। जो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, तो लिक्विड में आप इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको लिक्विड में ले जा रहे हैं और इसका भी टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आपने टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। इसमें आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, नो चेंज। आपने कोई भी चेंज नहीं किया किसमें? टेम्परेचर में। और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसको ले जा रहे हैं, और आप यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? मेल्ट करने की प्रोसेस। यदि आप मेल्ट कर रहे हैं और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो तब आप उसको क्या बोलते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये ऑटोमेटिक तो इससे इसमें नहीं चला जाएगा, इसको कुछ तो चाहिए होगा, तभी तो ये स्टेट अपनी चेंज करेगा। तो ये स्टेट अपनी कैसे चेंज करता है? आपको पता है कि इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी या तो आप टेम्परेचर देकर बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसको हीट दे सकते हैं। हीट दे देंगे तो भी वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है। देखिए आप आइस को अपने हैंड पर रखिए, ठीक है, आपने कोई बर्नर नहीं जलाया, आपने कुछ नहीं किया, आइस को अपने हैंड पर लिया, तो आपके हैंड पर हीट होती है, इसीलिए वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर, जब आप इस लिक्विड का भी टेम्परेचर नोट करेंगे ना, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड किया क्या? नहीं, पर मैंने इसको हीट प्रोवाइड की। तो जो हीट का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, उसी हीट के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि हीट का वो अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होता है सॉलिड से उसको लिक्विड में आने के लिए, हीट के उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी का दूसरा फॉर्म हमने क्या देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट, उसमें हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम। अच्छा, ये 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड क्यों लिखा है मैंने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि यदि मैंने यहाँ पर 10 ग्राम, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मैंने 10 ग्राम आइस लिया, और मुझे लगी 100 जूल,
100 जूल मुझे एनर्जी लगी इस 10 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने 10 ग्राम सॉलिड लिया है, आइस लिया है, और उसको लिक्विड में जाने के लिए जो एनर्जी लगी वो 100 जूल। आपने 1 किलोग्राम आइस ले लिया तो आपको हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो कुछ ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आपकी और मेरी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए किसी की भी यदि हीट निकालना है तो जैसे आपने देखा होगा ना कि घर में ढोकला बनाते हैं, तो जब ढोकले की रेसिपी हम यूट्यूब में देखते हैं तो वो कैसे बताते हैं कि आपको क्या लेना है, 1 बाउल ये लेना है, 2 बाउल ये लेना है, ऐसे बताते हैं ना वो। तो मेजर करने के लिए, अब आपको उससे ज्यादा बनाना है तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। वो एक रेशो होता है, ठीक है, कि 1 रेशो में आपने ये लिया तो 2 रेशो में आपको ये लेना है। वैसे ही सेम यहाँ पर होता है कि यदि हमें पता है 1 केजी के लिए इतनी हीट लगेगी तो मतलब 2 केजी के लिए कितनी लगेगी और 500 ग्राम के लिए कितने लगेगी, हम इससे निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि यदि आपको पता करना है कि किसी भी सॉलिड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है तो आप कैसे मेजर करेंगे। आपको सबसे पहले तो आपको सॉलिड लेना है, वो सॉलिड कितना लेना है, 1 किलोग्राम लेना है, और उसमें उसको आपको हीट देना है, जितने जूल हीट लगेगी उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन आपको टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो वो जितनी हीट का अमाउंट लगेगा वही हीट क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि आपके पास लिक्विड है, अब इस लिक्विड को जाना है किसमें, गैस में, लेकिन आपको सिर्फ हीट देनी है, आपको टेम्परेचर नहीं देना है, आपको टेम्परेचर नहीं देना, आपको सिर्फ क्या देना है, हीट उसको प्रोवाइड करना है। तो लिक्विड से वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, या वेपर में जब वो कन्वर्ट होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लगेगी उसी हीट को आप क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपने ये कैसा होता है कि आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं और लिक्विड से वो वेपर में जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा समर सीजन में कि यहाँ पर, या वैसे भी आपने देखा होगा फ्लोर पर यदि क्या पड़ा हुआ है, फ्लोर पर यदि वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया क्या, नहीं, टेम्परेचर तो जो रूम का टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ये लिक्विड से गैस वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये फ्लोर था, ये फ्लोर है और यहाँ पर ऐसे ये वाटर पड़ा हुआ है। थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि ये वाटर, अरे घर में पोछा तो लगता ही है ना, तो बस ये वही है, ठीक है, कि उसमें वाटर होता है, लेकिन वो वाटर थोड़े टाइम क्या हो जाता है, वेपर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो रूम टेम्परेचर पर ही होता है ना, हम उसको ऐसे हीट थोड़ी ना देते हैं, कोई उसके पास ऐसे बर्नर को थोड़ी ना ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। मतलब टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब कि यदि यहाँ जो इसका लिक्विड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, या मैं मान लू कि 32 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर इसका वेपर का भी टेम्परेचर कितना होगा, 30। तो मैंने इसको टेम्परेचर तो नहीं दिया, पर हाँ मैंने इसको हीट दी, इसको हीट मिल गई होगी, तो उस हीट को लेके ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। समर सीजन में आपने देखा होगा कि यदि कहीं पर वाटर पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है उसका लेवल, या फिर ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस तो आपको ऐसे भी पता है ना कि जो पॉन्ड होते हैं उनमें भी वेपोराइजेशन होता है, रिवर होती है, सब में वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पर वो क्या ले लेते हैं, हीट लेते हैं। टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता है, आपने देखा क्या, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन हीट ले लेते हैं। वो जैसे सन रिवर है तो वो सन से जो हीट आ रही है उस हीट को ले लेंगी और उस हीट को लेकर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम। वही मैंने बताया कि नहीं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए आपको यदि क्या निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है, तो आप 1 किलोग्राम लिक्विड लीजिए, उसको आप सिर्फ हीट प्रोवाइड करिए। हीट प्रोवाइड करने पर, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है आपको, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आपको नहीं ले जाना है। उस टाइम वो जो वेपर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि यदि किसी का जैसे हाथ जल जाता है, ठीक है, तो वो यदि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से जला हुआ है, यदि मैंने आपके हैंड पर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को डाला, किसको डाला, वाटर को डाला, और यदि मैंने 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर को डाला,
वाटर वेपर को डाला, ठीक है। तो आप देखना कि बर्निंग इससे इससे ज्यादा आपका हैंड बर्न हो जाएगा और इससे कम। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि मैंने कहा कि यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर को आपके हैंड पर डालूंगी तो आपका हाथ ज्यादा जल जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को, यदि गर्म पानी को यदि मैं आपके हैंड पर डालूंगी तो वो कम जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, इसकी स्टेट चेंज की। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से पहले वाटर में ही रहा होगा, फिर ये वेपर में चला गया, लेकिन ये ऑटोमेटिक तो नहीं गया, इसने हीट ले ली, मतलब एनर्जी ले ली जूल में। मैंने अभी आपको बताया था इसने क्या ली, एनर्जी ली। तो यहां से यहां पर जाने पर इसमें जितनी एनर्जी थी और आपने उसमें और एनर्जी को ऐड किया, तब वो वेपर में गया। तो अभी इस फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर है उसमें इससे ज्यादा तो एनर्जी है ना, तो जब ज्यादा एनर्जी है तो ये ज्यादा बर्निंग को कॉज करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि इससे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी क्योंकि इसमें एनर्जी है। और यदि आप ऐसे ही इस वाटर से कहा जाएंगे, इस वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से यदि 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में जाएंगे तो ज्यादा बर्निंग को कॉज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि वाटर वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वेपोराइजेशन, ये सब टॉपिक हम पार्ट 5 में देखेंगे। लेकिन आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करिएगा और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पर मैं समअप भी कर देती हूँ, फॉर्मूले समअप कर देती हूँ कि पहला फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू था 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जो इसमें आपको काम आएगा। और दूसरा फॉर्मूला था, ये दोनों पर लग जाएगा, डिग्री सेल्सियस के लिए भी और केल्विन के लिए भी। और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करके इनको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।